नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं CG व्यापम द्वारा जो अभी एग्ज़ाम लिया गया CG प्री B.Ed 2021 एग्ज़ाम, तो उसके जो GK के क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको सभी आंसर को जानना है अच्छे से और उनके डिटेल के बारे में जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके बाद मैं आपको कल शाम तक में मैथ्स का भी एक वीडियो दूंगा जिसमें मैथ्स के सारे जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के उनके सॉल्यूशन रहेंगे। तो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया था वो क्वेश्चन पेपर का सेट था डी, और डी सेट के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें 31वां क्वेश्चन से सामान्य ज्ञान स्टार्ट है। तो 31वां क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे लंबा है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, गुजरात। गुजरात की तट सीमा सबसे लंबी है पूरे भारत में। कितनी है तो 1214.7 किलोमीटर, जो पूरे तट सीमा का 23% हिस्सा है। और अगर सबसे छोटे की बात कर दी जाए तो यहाँ पे गोवा जो है राज्य, उसकी सीमा सबसे छोटी है। कितनी की है तो 101 किलोमीटर की। अब अगर अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो 32वां क्या है, निम्न में से किन्हें नैनो प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी मतलब नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसके पिता कौन है, रिचर्ड फाइमेन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रिचर्ड फाइमेन आपके अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिन्हें 1966 में नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में तो फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ये बातें आप इनके बारे में याद रखेंगे। अब अगला 33वां क्वेश्चन को देखें तो कौन सी शिक्षा दर्शन शिक्षण में परियोजना पद्धति की अनुशंसा करता है। तो जो इसका ऑप्शन डी है प्रकृतिवाद, इसका आंसर हो जाएगा परियोजना पद्धति अर्थात प्रोजेक्ट मेथड। इस पद्धति का उपयोग आपका प्रकृतिवाद के अंतर्गत में होता है दर्शन शिक्षण में। ये रटने और निष्क्रिय अभ्यास की विधि का विरोध करता है और करके सीखने या अनुभव या स्किल के द्वारा सीखने में के सिद्धांत को ये प्रोत्साहित करता है, अर्थात प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा इसे सीखने में ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन देख ले तो 34वां क्या है, योग सूत्र की रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं। 35वां क्वेश्चन ये है कि धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 17 लक्ष्यों को धारित विकास लक्ष्य में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन 36वां, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6%। अभी वर्तमान में जो बजट पारित हुआ उसमें यह निर्धारित किया गया है कि इसका जो शिक्षा पर खर्च है वो 4.6% का खर्च है, और अभी लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है कि इसी खर्च को बढ़ा करके 6% का खर्च किया जाएगा। अगला 37वां क्वेश्चन ये है, नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक एकीकरण किस कक्षा के बाद से किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा 6 के बाद। कक्षा 6 के बाद व्यावसायिक एकीकरण नामक जो पाठ रहेगा या सब्जेक्ट रहेगा उसे कक्षा 6 के बाद से किया जाना चाहिए। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या दिया है, बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है। अर्थात बहुभाषिकता क्या है, वो बाधा नहीं है बल्कि बहुत अच्छी बात है। बहुभाषिकता होगा कि हम लोग हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे और कई सारे लैंग्वेज को भी बोल सकेंगे। 39वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रवणबेलगोला। ये कहाँ है तो कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आया है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं कि इनका जन्म 371 BC में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और 297 BC में इनकी मृत्यु हुई कहाँ, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जब इनकी मृत्यु हुई तो किस पद्धति के द्वारा इनकी मृत्यु हुई तो संलेखना पद्धति, जो जैन की पद्धति है, अर्थात ये जैन धर्म से संबंधित थे और संलेखना पद्धति की सहायता से इनकी मृत्यु हुई। अब इनके अगर हम लोग परिवार के बारे में जाने तो इनके जो गुरु थे कौन थे, चाणक्य, और इन्हीं की सहायता से इन्होंने महाराज घनानंद को हरा करके मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। और इनके अगर हम लोग पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। और अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी 2 पत्नियां थी, दुर्धरा और हेलेना। दुर्धरा कौन थी तो इनसे पहले जो राजा थे महाराज धनानंद, उनकी बहन दुर्धरा थी, और हेलेना कौन थी तो सेल्यूकस निकेटर यूनान के एक सेनापति थे, उनकी पुत्री हेलेना।
इनसे इनका विवाह हुआ था। और अगर हम लोग थोड़ा सा और जाने तो इन्हें यूनान की भाषा में सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स इन दो नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शिवाजी के तोप खाने का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी कौन थे? तो एक मुसलमान व्यक्ति थे जिन्हें शिवाजी ने अपने तोप खाने का प्रमुख बनाया था। इससे यह सिद्ध होता है कि शिवाजी धर्मनिरपेक्ष थे और वे हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते थे। इसके साथ ही एक और फैक्ट ये था कि ये तो तोप खाने के जो प्रमुख थे उन्हें मुसलमान को बनाया गया था, और साथ ही नौसेना के प्रमुख को भी किसे एक मुसलमान को ही बनाया गया था, सिद्दी संबल नामक। तो सिद्दी संबल भी एक मुसलमान व्यक्ति थे जिन्हें नौसेना का प्रमुख शिवाजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उत्तम स्वास्थ्य आनुवांशिक कारक, भौतिक वातावरण और सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण, इन तीनों पर निर्भर करता है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन ये है कि कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजर या फिर फाइजर नाम से हम लोग जानते हैं, जो न्यूयॉर्क की एक कंपनी है फाइजर, उसके द्वारा इजाद किया गया है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ब्रिटेन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 43वां, भारत की जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या क्या? कि प्रजनन दर को कम करना, स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। तो ये तीनों उसके उद्देश्य हैं। 44वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में भूमि सीमा बंदी की उच्चतम सीमा असिंचित भूमि में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 54 एकड़। 54 एकड़ भूमि असिंचित भूमि में उच्चतम सीमा है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन को देखें तो 45वां क्वेश्चन सूची ए और सूची बी में आपको संबंध बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्थात गोलखनाथ मुकदमा ये किससे संबंधित है? तो 24वां संविधान संशोधन, आंतरिक आपातकाल ये किससे संबंधित है? तो 44वां संशोधन, स्वर्ण सी समिति या सुवर्ण सी समिति के नाम से हम लोग जानते हैं, ये किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य। और दल बदल निषेध अधिनियम, तो ये किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। इसके बाद 46वां क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों से संबंधित है। अब सूची के बारे में देख रहे हैं तो ये अनुच्छेद 246 के साथ साथ अनुसूची 7वां में भी शामिल है, और इसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा इसके ऊपर आधारित है, जो 3 सूची में विभाजित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र की शक्तियों को निर्धारित किया गया है, राज्य सूची में राज्य की शक्तियों को निर्धारित किया गया है, और जो समवर्ती सूची है उसमें ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं, अर्थात दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसके बाद 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान में आजाद हिंद फौज ने अपनी अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रंगून। रंगून कहाँ है? म्यांमार में। तो इसमें INA की बात हुई है, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज, इसकी बात हो रही है। तो इसका स्थापना कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था। कब? 1942 में। और कहाँ किया था? तो सिंगापुर। तो इस स्थानों को आपको याद रखना है। सिंगापुर में इसकी स्थापना की, और अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की? तो रंगून में आकर की। अब अगर हम लोग बात करें कि सुभाष चंद्र बोस से पहले इसके कैप्टन कौन थे, तो इसके पहले कैप्टन थे कैप्टन मोहन सिंह, और इन्हीं के दिमाग की उपज थी INA, और इसी से प्रेरित होके सुभाष चंद्र बोस ने इसमें सहायता दिया, और कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने आपस में मिलकर INA का गठन किया। अब INA से रिलेटेड एक फैक्ट और ये भी जान लेते हैं कि 12 नवंबर 1945 को INA का दिवस मनाया जाता है, आजाद हिंद फौज दिवस। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो संघ आदेश देगा और उस आदेश को राज्य सरकार नहीं मानता है, तो इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि वह सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। अब अगला 49वां क्वेश्चन देखें। तो महोगनी किस प्रकार के वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
महोगनी जीनस स्वीटेनिया की 3 उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी प्रजातियों की एक सीधी दानेदार लाल भूरे रंग की लकड़ी है जो अमेरिका के लिए स्वदेशी है और पेंट्रोपिकल चिनबेरी परिवार मेलियासी का हिस्सा है। आप चित्र में देख रहे हैं, ये है महोगनी का पौधा या पेड़ बोल सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक हिस्सा है। इसके बाद 50वां और अंतिम क्वेश्चन ये है कि भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती है। तो इसमें जो है 5 देशों ना होकर 5 स्थल हो सकता है या फिर 5 प्रदेश हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर हो जाएगा गिलगित। ठीक है, गिलगित के बारे में थोड़ा सा बात बताऊं तो गिलगित बिल्तिस्तान के उत्तरी इलाके का सबसे बड़ा शहर है। गिलगित नदी इसके पास से गुजरती है, इसी कारण से इसका नाम गिलगित रखा गया है। गिलगित के पूर्व में कारगिल, उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में चित्राल और दक्षिण पूर्व में बलिस्तान स्थित है। इसी 5 स्थानों को इसमें इस प्रश्न में उल्लेखित किया गया है। दुनिया के 3 प्रमुख पर्वतमालाएं हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश का संगम इसी के करीब ही है। यहाँ की भाषा सीना है लेकिन उर्दू आम समझी जाती है। गिलगित की अधिकतर आबादी सिया मुसलमान की है। यहाँ पे 2 मुसलमान रहते हैं, सिया और सुन्नी, तो अधिकतर आबादी क्या है, सिया मुसलमान से संबंधित है। तो यहाँ पे सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सीजी प्री बीएड के एग्जाम में जो क्वेश्चन जीके के आए थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिए हैं। अब इसके बाद लगभग कल शाम तक का मैं इसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे उसके सॉल्यूशन डाल दूंगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।